हे दोस्तों, मैं चिराग एक और टॉपिक के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम और कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग के। टोटल मिला के मैंने 35 क्वेश्चन कवर किए हैं। किसी टॉपिक के ज़्यादा है और किसी टॉपिक के कम। इस तरीके से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला क्या बोल रहा है, द ओरिजन ऑफ काइजन कॉस्टिंग इन। तो देखिए बोल रहा है काइजन कॉस्टिंग का ओरिजन कहाँ हुआ, तो कहाँ पे हुआ था, जापान में। मैंने आपको बताया था कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, काई और जैन। काई का मतलब क्या होता है चेंज, और जैन का मतलब क्या होता है गुड बोल सकते हो, बेटर बोल सकते हो, इंप्रूवमेंट बोल सकते हो, जिसको जनरली हम ऐसे बोलते हैं चेंज फॉर बेटर। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि काइजन का मतलब क्या होता है, तो याद रख लेना चेंज फॉर बेटर या चेंज फॉर इंप्रूवमेंट। तो जनरली आप देखते हो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करते हो, इसमें जनरली क्या होते हैं छोटे छोटे इंप्रूवमेंट होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ज़्यादा होते हैं। आप देखोगे अगर आप डिज़ाइन स्टेज की बात करोगे तो उसके लिए क्या है टारगेट कॉस्टिंग है, जिसमें आप क्या करते हो पहले से ही कस्टमर की यानी कंज्यूमर की डिमांड या उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यानी मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले से ही सेलिंग प्राइस सोच लोगे, उसके हिसाब से जो भी डिज़ायर्ड प्रॉफिट है वो सोच लोगे, और वो लेस करके आपकी टारगेट कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो आप वहाँ वो कहाँ पे करते हो, आप डिज़ाइन स्टेज पे करते हो, जिसे आप बोलते हैं प्री प्रोडक्शन फेज़, यानी प्रोडक्शन से पहले के फेज़ में आप जनरली टारगेट कॉस्टिंग को देखते हो। जबकि काइजन कॉस्टिंग कहाँ पे आती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से रिलेटेड आती है, ये कॉस्ट को मैनेज करने के काम में आती है। यहाँ पे आप जनरली एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट ज़्यादा देखते हो, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको डिटेल देखनी है तो काइजन कॉस्टिंग वाले टॉपिक में जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने तो इसलिए बताया क्योंकि आगे आएगा, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट का आ गया आपका बी। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ काइजन बस्टिंग इन। तो मैंने आपको क्या बताया कि काइजन बस्टिंग का जो सिग्निफिकेंट फीचर है वो क्या है कि एम्प्लॉय के एम्पावरमेंट की बात करता है, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन की बात करता है, कोऑपरेशन की बात करता है। जब भी मैंने आपको एक मिनट ये काइजन कॉस्टिंग का प्रोसेस बताया था, यानी उस पर्टिकुलर वीडियो में जब मैंने आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इसका बताया था तो वहाँ मैंने प्रोसेस बताया। तो देखिए यहाँ पे पहला ही प्रोसेस क्या है, इन्वॉल्व योर एम्प्लॉय। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ प्ले वाइटल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग एनी चेंज। द पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड देयर फीडबैक हेल्प्स इन जनरेटिंग आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करेगा तो क्या करेगा, अपने आइडियाज़ शेयर करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। इट ऑल्सो एलिमिनेट द रजिस्टेंस टू चेंज फ्रॉम देयर साइड। तो कभी कभी एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, नहीं हम चेंज नहीं चाहते हैं, तो वो भी चेंज चाहेंगे। क्यों, क्योंकि वो भी अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर प्रॉब्लम ढूंढेंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम जो भी है उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कोई सॉल्यूशन देखेंगे कि सॉल्यूशन मिल जाए, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, चेक करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। इस तरीके से प्रोसेस है। एक बार जाके देखिए आपको पता चल जाएगा। मैं तो क्या कर रहा हूँ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जनरली हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय सजेशन मेन है। सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ काइजन बस्टिंग इज एम्प्लॉय सजेशन। और भी हो सकते हैं लेकिन मेन क्या है, यही है। देखिए अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ काइजन कॉस्टिंग डिफर्स फ्रॉम टारगेट कॉस्टिंग। कि किस तरीके से काइजन कॉस्टिंग टारगेट कॉस्टिंग से डिफर करती है, डिफरेंट ओपिनियन रखती है। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, टारगेट कॉस्टिंग फोकसेस ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही गलत हो गया, क्योंकि जनरली जो टारगेट कॉस्टिंग है वो क्या देखती है कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या कंज्यूमर कितना पे करेगा, यानी मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, उसके हिसाब से वो अपना जो भी डिज़ायरेबल प्रॉफिट है वो अलग कर लेता है, और उसके हिसाब से क्या करता है, कॉस्ट देखता है। तो जनरली वो क्या देखता है, टारगेट कॉस्ट की बात करता है, यानी एक्सपेक्टेड कॉस्ट की बात करता है। जबकि हिस्टोरिकल कॉस्ट का पार्ट है वो टारगेट कॉस्ट में देखा ही नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये गलत हो गया। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस देखना है, तो इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे टारगेट कॉस्टिंग में हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा की बात कर दी, जबकि वो तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट की बात करता है। नाम ही देखिए क्या है, टारगेट कॉस्ट, तो ये गलत हो गया। अब बी देखिए क्या बोल रहा है, काइजन कॉस्टिंग फोकसेस ऑन द प्री प्रोडक्शन लाइफ साइकिल स्टेज। अब देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि टारगेट कॉस्टिंग प्री प्रोडक्शन की बात करता है, जबकि जो प्रोडक्शन स्टेज होती है, देखिए एक तो होता है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले, और एक प्रोडक्शन की स्टेज। तो आपको बताया कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज की बात करते हैं तो हम काइजन कॉस्टिंग की बात करते हैं, और जब भी हम प्री प्रोडक्शन लाइफ साइकिल स्टेज की बात करते हैं, मतलब प्रोडक्शन से पहले की, मतलब वो डिज़ाइन स्टेज की बात करते हैं, तो टारगेट कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो अगर यहाँ टारगेट कॉस्टिंग होता तो सही होता, लेकिन ये गलत हो गया। तो ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि दोनों में उल्टा दे रखा है। फिर आपको बोल रहा है टारगेट कॉस्टिंग फोकसेस ऑन अचीविंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन। देखिए जो कॉस्ट रिडक्शन है इसका मतलब क्या होता है, आप कॉस्ट सेविंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है, और इंक्रीमेंटल की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट सेविंग बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है ना, आपकी कॉस्ट सेविंग बढ़ती जा रही है। तो किस में होता है, वो जनरली काइजन में होता है, टारगेट में नहीं होता। टारगेट में तो हम किसकी बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं। टारगेट में हम कॉस्ट के कंट्रोल की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस देखते हैं। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस के हिसाब से हम प्रॉफिट देखते हैं डिजायर्ड,
यानी जो भी टारगेट प्रॉफिट है, तो टारगेट सेलिंग प्राइस में से टारगेट प्रॉफिट जो भी हटा दिया तो बाकी क्या निकल के आ गई, एक्सपेक्टेड कॉस्ट मतलब टारगेट कॉस्ट। तो उसके बेसिस पे हमें पता है कि अगर मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, जैसे हमने बोल दिया कि यार सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ पर यूनिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और उस पर प्रॉफिट 5 रुपीज़, तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए 15, लेकिन मेरी रियल में कॉस्ट कितनी चल रही है 18। अब मुझे क्या करना है, अपनी जो है ना टारगेट कॉस्ट तक लेके आना है, जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको क्या करना है टारगेट कॉस्ट तक लेके आना है, ये मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे उस वक्त के लिए क्या करना है 3 रुपीज़ करना है। लेकिन जब भी आप काइजन कॉस्टिंग की बात करते हो तो आप क्या करते हो, छोटे छोटे चेंजेस करते हो जिससे कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट होता रहे। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगा तो देखिए क्या होगा, पहली बार आपकी कॉस्ट सेविंग होगी, फिर उसके बाद और इंप्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, और ज़्यादा कॉस्ट सेविंग होगी। इसका मतलब क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन इंक्रीमेंट होता जा रहा है, कॉस्ट और कम होती जा रही है। इंक्रीमेंटल, इसका मतलब क्या हुआ, और कॉस्ट धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, यानी आपकी कॉस्ट में सेविंग होती जा रही है। तो वो किस में होती है, काइजन में होती है। जबकि टारगेट कॉस्टिंग एक तरीके से किस पे फोकस करता है, बिजनेस के प्रोसेस पे फोकस करता है कि हमने पहले सेलिंग प्राइस सोच ली मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग और प्रॉफिट उसमें से अपना सोच लिया, तो इस हिसाब से मुझे कॉस्ट मेंटेन करनी है। अब पर्टिकुलर मुझे प्रोसेस में क्या देखना है कि मुझे वेस्ट नहीं करना, ठीक है, जिससे मेरी जो भी मेरी 18 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट आ रही थी अब वो 15 रुपीज़ की हो जाए। तो हर पर्टिकुलर प्रोसेस में मुझे क्या करना है, सेविंग करनी है एक तरीके से, वो सोचना है। लेकिन इंक्रीमेंटल का पार्ट जो जनरली होगा वो किस में होगा, काइजन में होगा। किस में होगा, तो यहाँ पे थर्ड का आपका क्या आएगा, डी आएगा। काइजन कॉस्टिंग फोकसेस ऑन अचीविंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन। अगर आपने ये देखा है पार्ट तो देखिए मैं जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा उसमें मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, क्योंकि मुझे लगा कि थर्ड क्वेश्चन का आपको टिपिकल लगेगा, इसलिए थर्ड क्वेश्चन की मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी कि ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। जो मैंने बोला वही है, चाहे पढ़ के देख लेना। और डी वाले में मैंने क्या बोल दिया, करेक्ट है, क्योंकि काइजन कॉस्टिंग किस पे फोकस करता है, अचीविंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेजेस ऑफ ए प्रोडक्शन वैल्यू चेन ऑफ ए प्रोडक्ट्स वैल्यू चेन। तो जनरली किसकी बात कर रहा है, कॉस्ट रिडक्शन की बात कर रहा है, इंक्रीमेंटल की, वो भी किस दौरान, प्रोडक्शन फेज़ के दौरान, क्योंकि आपको बताया कि काइजन कॉस्टिंग क्या होती है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस के दौरान होती है, और उसके बाद भी जनरली जब हम बेचते हैं तो उस दौरान भी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डिज़ाइन स्टेज से रिलेटेड पार्ट है वो टारगेट कॉस्टिंग का है, और उसके बाद जो भी प्रोडक्शन का फेज़ आएगा और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का फेज़ आएगा उसके लिए सारा का सारा काइजन कॉस्टिंग का पार्ट आएगा। ठीक, एक मिनट, अब यहाँ पे आ गया हमारा थर्ड का आंसर हो गया डी। अब फोर्थ पे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए फोर्थ में मैंने आपको बताया था जस्ट इन टाइम जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड किसने किया, टोयोटा कंपनी ने। आपको बताया कार कंपनी थी जापान की, तो ये मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर इस वाली जस्ट इन टाइम वाले पार्ट में। देखिए यहाँ पे जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो नोन एज टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, इसको TPS भी बोलते हैं, बिकॉज द कार मैन्युफैक्चरर्स टोयोटा अडॉप्टेड द सिस्टम इन द 1970s। देखिए आपको पता है कि जस्ट इन टाइम जब भी आप बात करते हैं तो आपको एक कानबान भी पता चलता है। कानबान क्या होता है, कार्ड होता है, एक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है जो कि जस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से रिलेटेड है। देखिए यार इसको लीन मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो यार इसको क्या बोलते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग। और जो ये पार्ट है वो किसने डेवलप किया था, टाइची ओहोनो ने डेवलप किया था। तो कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि जस्ट इन टाइम का फादर कौन है, या लीन मैन्युफैक्चरिंग का फादर कौन है, या कानबान किसने डेवलप किया, तो वो किसने करा, टाइची ओहोनो ने। इस तरीके से आप याद रखिए। अब आपको पता है कि कानबान का एक जापानीज वर्ड है जो कि एक साइन के फॉर्म में है। अब आपको पता है कि कभी भी आपके मेटेरियल की शॉर्टेज पड़ जाती है तो उससे पहले आपको पता चल जाए, एक सिग्नल मिल जाए, तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, कानबान कार्ड का यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में देखना है तो उस वाली वीडियो में देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जस्ट इन टाइम वॉज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड बाय टोयोटा। ठीक है, अब फिफ्थ देखिए क्या बोल रहा है, जस्ट इन टाइम एम्ड एट। अब देखिए कितना सिंपल वर्ड है, आपको बताया कि जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था। देखिए मैंने बताया था कि जहाँ पे आप राइट मोमेंट या राइट टाइम पर क्या है, एक तरीके से राइट अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री चाहते हो, ये मैंने आपको बताया था। जैसे आपको पता है कि जैसे ही आपके पास कस्टमर से ऑर्डर आया कि मेरे को 100 टीवी चाहिए, अब आपको बताया कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया और बोला कि मुझे 1 महीने में चाहिए, ये हो गया। तो आप क्या करोगे, सप्लायर से तब जाके कंपोनेंट खरीदोगे, क्योंकि आपके पास पहले से ही अवेलेबल नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम। इसका मतलब आप अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट ज़्यादा इंकर नहीं होने देना चाहते, या आप इतने ज़्यादा कंपोनेंट या इनपुट जिसे हम रॉ मटेरियल बोल सकते हैं वो अपने फैक्ट्रीज़ में नहीं रखना चाहते, अपने गोडाउन में नहीं रखना चाहते, जिससे फालतू का आपके पास बर्डन पड़े, फालतू की कैरिंग कॉस्ट लगे। तो आप जनरली क्या है, जैसे ही आपको आपके कस्टमर से ऑर्डर मिलता है फिर आप जाके क्या करते हो, अपने सप्लायर जिनसे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो उसको ऑर्डर देते हो, उसके थ्रू आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल ले लेते हो, फिर आप बनाते हो, बनाने के बाद कस्टमर को देते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रॉ मटेरियल है वो आपके गोडाउन में है ही नहीं, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट लगेगी नहीं।
तो जनरली आप किस पे एम कर रहे हो, जीरो इन्वेंट्री पे एम कर रहे हो। लेकिन याद रखना प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी जीरो इन्वेंट्री नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मान के चलिए कि सप्लायर है, आपको चाहिए 120 केजी रॉ मेटेरियल, और सप्लायर क्या करता है, यानी जिससे आपको कंपोनेंट चाहिए या रॉ मेटेरियल चाहिए, वो आपको 50 केजी की लॉट में देता है। मैंने आपको ये थ्योरेटिकल पहले पार्ट में ही बताया था। तो मान के चलिए कि 50 केजी की लॉट में देगा, सबको ही देता है, तो आपको भी 50 केजी की लॉट में देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 50 इंटू 2 बोलोगे तो 100 केजी मिलेगा, जबकि आपको चाहिए कितना रॉ मेटेरियल, आउटपुट बनाने के लिए इनपुट कितना चाहिए, 120 केजी। तो आपका 100 केजी 20 केजी की शॉर्टेज हो गई। तो अब आप क्या करोगे, आप तो ज़्यादा ही लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो उसके लिए आपको इनपुट कितना चाहिए, 120 केजी। तो आप क्या करोगे, 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 मतलब क्या हो गया, 150 केजी मंगाओगे। तो आप मान के चलिए कि 120 केजी तो पूरा इनपुट यूज़ हो गया। तो बाकी अभी भी स्टॉक में कितना रॉ मेटेरियल बचा हुआ है, 30 केजी। उसको कहाँ रखोगे, गोडाउन में ही तो रखोगे, सर पे थोड़ी रखोगे, फैक्ट्री में खुला थोड़ी छोड़ोगे। तो आपको गोडाउन तो लेना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी, उसकी हैंडलिंग की कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। क्या पता आपने फाइनेंस किया हो तो उस पर आपको जनरली क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या पता गोडाउन है तो उसका किराया लग गया, रेंट, इंश्योरेंस लग गया। गोडाउन पे आपने किसी क्या रखा, चौकीदार को रखा, गार्ड को रखा, फॉरमैन बोलते हैं, तो उसको आपको क्या करनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ पे पर जस्ट इन टाइम में क्या बोलते हैं, ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू जीरो इन्वेंट्री हो। इसका मतलब क्या है, हम चाहते हैं 120 केजी और हमें उतना ही मिले। लेकिन क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हमें एम की बात करनी है तो हम क्या बोलेंगे, ये जीरो इन्वेंट्रीज की तरफ एम कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि मेन पावर को रिड्यूस करो, ऐसा बोला नहीं गया कहीं पे भी। और ये भी नहीं बोला गया ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन करेंगे तो फालतू का क्या होगा, आपकी कैपिटल एक्स्ट्रा लग जाएगी। ये मान के चलिए आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जबकि मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं है, तो आपका स्टॉक फालतू पड़ा रहेगा, आउटडेटेड हो जाएगा। इसके अलावा जब बेचोगे कभी तो आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, जीरो इन्वेंट्री एम सही है, फिफ्थ का। ठीक है, ए। फिर भी वीडियो में जाके देख लेना, थियोरटिकल आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डज काइजन मीन्स। अब देखिए मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। आपको पता है कि मैंने कानबान बोला, तो जनरली जो कलर्ड स्टॉक कार्ड है वो कानबान से रिलेटेड आता है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करता है जब भी काइजन की बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया चेंज फॉर बेटर या कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या है, काइजन का ही टर्म है। तो यहाँ पे सिक्स्थ का क्या आएगा, आपका बी आएगा। ठीक है, अब आपको बोल रहा है इट इज़ ए सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, तो वो तो जनरली एक तरीके से क्या है, काइजन कॉस्टिंग बोल सकते हो कि एक सिस्टम है। जबकि यहाँ पे काइजन वर्ड की मीनिंग पूछी गई है, तो जनरली हम क्या बोलेंगे, सिक्स्थ का जो आएगा वो क्या आएगा, आपका बी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ठीक, इट इज़ अ जैपनीज वर्ड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कोई वर्ड नहीं होता, काइजन से रिलेटेड जो वर्ड है वो सिक्स का बी होगा। अब देखिए सेवंथ आपको बोल रहा है, इम्प्रूविंग क्वालिटी थ्रू स्मॉल इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए मैंने क्या बताया, धीरे धीरे करके स्मॉल इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके सुधार होता जा रहा है। आप देखिए जब मैंने आपको काइजन कॉस्टिंग का पार्ट बताया, तो ये तो चलो काइजन कॉस्टिंग के प्रोसेस आएंगे ही, 5S जिसे बोलते हैं, वो तो लास्ट क्वेश्चन मैंने कवर किया 35 नंबर का। लेकिन ये देखिए व्हाट इज़ काइजन, तो यहाँ पे बताया चेंज फॉर बेटर और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। इट इज़ अ जापानीज बिजनेस फिलोसॉफी रिगार्डिंग द प्रोसेस दैट कंटिन्यूसली इंप्रूव ऑपरेशन एंड इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉयज़। काइजन सीज इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एज ए ग्रेजुअल एंड मेथोडिकल प्रोसेस। ठीक है, तो जनरली इसकी बात कर रही है। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग द वर्क एनवायरमेंट मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बाय क्रिएटिंग ए टीम एटमॉस्फेयर। इसका मतलब यह एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है कि एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन मिले, उनकी जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, वो फैटिक फील ना करे, टायर्ड फील ना करे, और उनको एक सेफर एनवायरनमेंट मार्केट बोल रहा हूँ, कंपनी में मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका कौन सा आएगा, आपका सेवंथ का डी पार्ट आएगा, काइजन। फिर भी देखिए आपको हल्का हल्का बताता हूँ, जस्ट इन टाइम तो आपको बताया मैंने अभी। सिक्स सिग्मा का अगर आप पार्ट बोलेंगे तो जनरली बोल सकते हो कि ये क्या है, एक सेट ऑफ टेक्निक या टूल जो कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए। ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, अमेरिकन इंजीनियर बिल स्मिथ ने, जब वो मोटोरोला कंपनीज में 1986 में काम कर रहा था। ठीक है, उसके बाद है ना जैक वेल्च ने इसको जनरल इलेक्ट्रिक, GE कंपनी आप जानते हो या नेट पे सर्च कर लेना, आपको पता है। तो जनरल इलेक्ट्रिक जो भी कंपनी है उसमें जैक वेल्च ने इसको 1995 में अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये जनरली क्या बताता है कि आपके पास 99.99966% ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी, मतलब पूरी की पूरी 100% ही बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि कोई भी डिफेक्ट ना हो।
तो यहाँ पे जनरली ये स्ट्रेटजी क्या बताती है कि आप डिफेक्ट को लिमिट करना, डिफेक्ट की एक लिमिट रखना चाहते हो कि कोई लिमिट हो ही ना, सॉरी डिफेक्ट हो ही ना, जनरली हम ये चाहते हैं एक तरीके से, और कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर दो प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं। एक तो बोलते हैं DMAIC, ये बोला जाता है, और एक बोला जाता है DMADV, ये बोला जाता है। देखो, डी का मतलब होता है डिफाइन, एम का मतलब होता है मेजर, ए का मतलब होता है एनालाइज, आई का मतलब होता है इम्प्रूव, और सी का मतलब होता है कंट्रोल। एक तरीके से प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू क्या होता है, प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करने का काम किया जाता है। और जो भी डिफेक्ट है वो देखा जाता है कि डिफेक्ट ना के बराबर हो, यानी हो ही ना बिल्कुल। आपको पता है कि 99.999% एक्यूरेसी का मतलब क्या है, जो भी 0.001% पार्ट है वो आपका डिफेक्ट का पार्ट हो, इसका मतलब डिफेक्ट हो ही ना, कोई इनकन्सिस्टेंसी हो ही ना, ये बोल रहा है। तो डिफाइन, मेजर, एनालाइज, फिर आपको क्या बोल रहा है, आई का मतलब इम्प्रूव, और सी का मतलब है कंट्रोल। आप चाहे गूगल पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ये आप वर्ड लिखेंगे ना DMAIC, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे देखिए DMADV, तो इसमें भी क्या है, वही डिफाइन, मेजर, एनालाइज। बस यहाँ पे क्या हो गया, डी का मतलब यहाँ पे आई की जगह डी दे दिया, इसका मतलब है डिज़ाइन। और वी का मतलब वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे डिज़ाइन हो गया, यहाँ पे आई का मतलब क्या था, इम्प्रूव था, यहाँ पे डी का मतलब डिज़ाइन हो गया। तीनों सेम है, DMA सेम है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज। फिर यहाँ पे इम्प्रूव, यहाँ कंट्रोल है, यहाँ पे डिज़ाइन, और यहाँ पे क्या है, वेरीफाई है। ठीक, इसी तरीके से आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट होता है। देखिए, जनरली जो 6 सिग्मा टेक्निक है वो पर्टिकुलर स्टेटिस्टिकल टेक्निक होती है, हम बोलते हैं। एक एम्पेरिकल डेटा होता है, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, उसके बेसिस पे होता है। जैसे हमने बोला DMAIC, तो पर्टिकुलर ये एक्सपेरिमेंटल बेस पे था। GE जनरल इलेक्ट्रिक ने क्या करा, इसे अपनी कंपनी में अप्लाई करके देखा, इस तरीके से आपने देखा। ठीक है, लेकिन जब आप किसकी बात करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें जनरली क्या होती है, एक सेल्फ डायरेक्टेड वर्क टीम होती है। जैसे हमने काइजन में बोला कि एक तरीके से क्या होती है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्टेड वर्क टीम होती है। अगर आपने काइजन कॉस्टिंग मेरे से पढ़ी हुई है, तो वैसे ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी काइजन की तरह सिमिलर है। लेकिन डिफरेंस बस हल्का सा क्या है कि काइजन में जनरली हम क्या बोलते हैं, इंप्रूवमेंट की जो भी बात करते हैं, कंटिन्यूस, धीरे धीरे स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं और इंप्रूवमेंट होते जा रहे हैं, तो वो कंपनी में एज ए होल हो रहे हैं। जबकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या बोल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन में, यानी कोई पर्टिकुलर आपने फंक्शन देख लिया, एक्टिविटी देख लिया, उसमें हम इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट बोल देते हैं। याद रखना कि ये क्वालिटी ओरिएंटेड है, जबकि अगर आप 6 सिग्मा बोलेंगे तो जनरली ये बिजनेस रिजल्ट से ओरिएंटेड है। ज़्यादातर यहाँ पे जो पार्ट देखा जाता है वो क्वांटिफाइड रिजल्ट देखा जाता है। यहाँ पे क्या देखा जाता है, क्वालिटी वाइज देखा जाता है। यहाँ पे क्वांटिफाइड कि जो भी हमने सोचा कि हमें क्या करना है, वेस्ट को न के बराबर रखना है, इसका मतलब डिफेक्ट हमें होने ही नहीं देना, और इनकन्सिस्टेंसी नहीं रखनी, तो वो किस पे दिखेगी, क्वांटिटी में दिखेगी, ये बोल रहा है। जबकि यहाँ पे मेन क्या बोल रहा है कि क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी, अगर आप क्वालिटी मेंटेन करोगे। तो यहाँ पे मेन इनिशिएटिव किस पे, क्वालिटी पे है। और जब आप काइजन से कंपेयर करोगे तो काइजन में क्या होता है, पूरी कंपनी के इंप्रूवमेंट की बात करता है, जबकि क्वालिटी मैनेजमेंट में किसकी बात करता है, एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन या एक्टिविटी के इंप्रूवमेंट। अगर आपने वो काम ले लिया, तो आपने अगर एक फंक्शन, जैसे आपने बोल दिया कि परचेज डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आपने अगर वो ले लिया, तो उनसे रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, बस उसके क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हो। मतलब किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन की बात कर रहे हो, जैसे उसमें सुधार हो गया, फिर आपने कोई और फंक्शन ले लिया, तो जनरली उसे बोला जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जबकि काइजन क्या बोलता है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट की बात करता है। ठीक है, एक तरीके से मैंने आपको बता दिया, हल्का सा प्रोसेस यही है। तो देखिए, इसलिए अपना जो आंसर था 7th का वो था डी, क्योंकि स्मॉल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज़ मीन बाय टर्म लीन थिंकिंग। जैसे देखिए, आपने वो देखा होगा लीन मैन्युफैक्चरिंग, मैंने आपको बोला, जैसे जस्ट इन टाइम बोला, तो उसको लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। वैसे ही आपको पता है कि ऐसे तो अलग अलग पार्ट होते हैं। अगर आप कभी देखोगे तो लीन मैन्युफैक्चरिंग अलग से आप गूगल पे सर्च करोगे तो अलग से दिखेगा। तो वहाँ पे क्या बोलता है, जो भी अगर आपको वेस्टफुल एक्टिविटी दिख रही है, कि आपको पता है कि आपने प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया, उसमें से कोई एक्टिविटी ऐसी है जो वेस्टफुल है, जिससे क्या हो रहा है, फालतू में रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है, तो उसको आप क्या करोगे, हटा दोगे। तो जनरली लीन थिंकिंग का मतलब भी ये होता है कि अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई वेस्टफुल एक्टिविटी आ रही है, तो आप क्या करोगे, यानी जो वैल्यूलेस एक्टिविटी आ रही है, आप उसको हटा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पढ़ के देखोगे, पूरा पढ़ लेना एक बार, तो आपको ये दिखेगा, इट इज़ एन अप्रोच टू मैन्युफैक्चरिंग दैट स्ट्रेसेस द एलिमिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट ऐड वैल्यू फॉर द कस्टमर। तो जो कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड कर ही नहीं रही, उसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में क्यों ऐड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में क्यों ऐड कर रहे हैं, इससे अच्छा उसको हटा दो। ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट ऐड वैल्यू, वो सारी एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर दो जो वैल्यू ऐड कर ही नहीं रही। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आएगा 8 का क्या आएगा, वो सी पार्ट आएगा। और डिटेल देखनी है तो देखिए, मैंने शायद पिछली वीडियोज़ में भी बार बार आपको बताया लीन से रिलेटेड,
नहीं तो आप क्या कीजिए, एक बार गूगल पे सर्च कीजिए, सिंपल सा पार्ट है जहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, वेस्ट को एलिमिनेट करना चाहते हो, आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करोगे, आप प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐसी एक्टिविटी देखोगे जो वेस्टफुल रिसोर्स है उसको आप हटा दोगे, यानी वेस्टफुल एक्टिविटी उसको हटा दोगे बस, तो वो लीन मैन्युफैक्चरिंग हो गई। ठीक। अब आपको बोल रखा है नाइन्थ, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ काइजन टीम मैनेजर। अब आपको बताया कि काइजन से रिलेटेड मैंने क्या बताया, चेंज फॉर बेटर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, तो टीम मैनेजर क्या करेगा, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन लेगा, फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने की करेंगे, एक तरीके से क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ जो भी हैं वो लेने की कोशिश करेंगे, और क्या पता वो आपकी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम में आ जाए। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होगा, तो यहाँ पे देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, लोगों के माइंड से बहुत सारे विचार आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो किसको पता चल रही है, आपको पता चल रही है। ठीक है, जिसके थ्रू आपको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि काइजन टीम मैनेजर क्या करेगा, एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराएगा, जिससे क्या करेगा, एम्प्लॉय अपने आइडिया शेयर करेगा और उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरीके से बी क्या बोल दिया, फॉर्मुलेटिंग रिवाइज नॉर्म, तो जो भी पहले की कंडीशन है अगर वो सही नहीं है, या हम बोल सकते हैं पहले के टर्म्स एंड कंडीशन या रूल्स हैं जो भी वो सही नहीं है, तो उनको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये भी पार्ट हो गया। फाइनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सजेस्टेड चेंजेस, इसी तरीके से क्या बोल दिया कि जो भी सजेस्टेड चेंज किए गए उसका फाइनल इम्प्लीमेंटेशन कर देगा, क्योंकि टीम मैनेजर ने क्या बोला कि मैंने ये नॉर्म रिवाइज किए हैं, इसको अप्लाई करेंगे बिजनेस में, और एम्प्लॉय को भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। एम्प्लॉय को पता है कि हमारे पास क्या क्या स्टैंडर्ड है, क्या गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी है, तो वो खुद सेल्फ कंट्रोल का फीचर अपनाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा, और वो क्या होगा, बिजनेस में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल दिया डी, यानी तीनों ही पार्ट इसमें आ जाएंगे। अब 10 देखिए क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेडेड फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ काइजन स्ट्रेटजी। देखिए कितना सिंपल है, जॉब सेटिस्फैक्शन, आपको पता है कि एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है उसको जॉब की सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट तभी होगा, और एक तरीके से उसके आइडिया जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेंगे। कंपनी इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो कंपनी और जो भी एम्प्लॉयज़ है वो आपस में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंपनी भी क्या कर रही है, एम्प्लॉयज़ के जो भी आइडिया हैं वो एक्सेप्ट कर रही है। डेडिकेशन हो गया, जो भी वर्कर है वो डेडिकेटेड काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10th में ए बी सी तीनों हो गए। सिंपल सिंपल पार्ट है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन सिंपल है, कुछ क्वेश्चन आगे टिपिकल है। हु डेवलप्ड कानबान मॉडल ऑफ जीआईटी, मैंने आपको बताया था किसने करा, ये है टाइची ओहोनो ने। अब देखिए ये डैमिंग वैमिंग आप सर्च करोगे तो ज़्यादातर आपको दिखेंगे नहीं, ये अमेरिकन इंजीनियर है, ये मसाकी इमाई, हाँ ये याद रख लेना, ये जनरली काइजन से रिलेटेड है, याद रख लेना। ठीक है, तो इसको एक बार आप सर्च कर लेना गूगल पे, मसाकी इमाई, ये जनरली काइजन से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। ये बोल सकते हैं कि जो काइजन मॉडल एक तरीके से सिस्टम डेवलप किया वो किसने डेवलप किया था, मसाकी इमाई ने किया था। टाइची ओहोनो किससे, हमेशा जेआईटी, जस्ट इन टाइम, ठीक है, जिसको जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम, टोयोटो प्रोडक्शन सिस्टम बोल सकते हो आप, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बोल सकते हो, जस्ट इन टाइम स्ट्रेटजी बोल सकते हो, लीन मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हो। क्योंकि देखिए 12th वाले में ये बोल रहा है कि जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो 12th का भी आपका हो ही गया, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए 11th का आपका आएगा सी, टाइची ओहोनो आएगा, और 12th का आपका क्या आएगा, बी, लीन मैन्युफैक्चरिंग। अब 13 देखिए, अब बोल रहा है द एम ऑफ जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल इज टू एलिमिनेट। अब देखिए आपको पता है कि जस्ट इन टाइम से हमारा सबसे मेन क्या था, एक तरीके से पार्ट, जो भी आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है, और आपका एम क्या है, जीरो इन्वेंट्री लेके आना, जिसमें जनरली आप क्या बोल सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत सारे हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप बार बार पर्टिकुलर क्या करते हो, रॉ मटेरियल से रिलेटेड कंपोनेंट मंगाते रहते हो, क्योंकि आपके पास इतना स्टॉक ही नहीं है। तो आप अपनी कैरिंग कॉस्ट को कम कर रहे हो, हाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है, लेकिन आप अपनी जो स्टोरेज कॉस्ट है उसको कम करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं कि देखिए जस्ट इन टाइम किस पे एम करता है, कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो फटाफट वो सप्लायर, तो ऐसा रिलायबल सप्लायर होना चाहिए जो हमें क्या कर सके, जल्दी से जल्दी गुड्स अवेलेबल करा सके। क्योंकि आपको मैंने बताए थे वेस्ट कितने टाइप के होते हैं, देखिए एक बार दिखा देता हूँ जिससे आप ये ना बोले कि सर ने बताया नहीं था। देखिए कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो सकता है, उसका वेस्ट हो सकता है, टाइम का वेस्टेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट हो गया, इन्वेंट्री वेस्ट हो गया, वेस्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ये भी हो गया, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब आप ओवर प्रोडक्शन करते हो तो मार्केट में आपकी ज़्यादा एक तरीके से सप्लाई हो गई और डिमांड क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास फालतू का गुड्स ज़्यादा पड़ा हुआ है, ऐसा हो गया, और डिमांड इतनी हो ही नहीं रही, तो अब आपको सस्ते में बेचना पड़ सकता है। या आपको पता है कि जब वो बिकेगा तो मार्केट में कुछ नए और प्रोडक्ट आ गए, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि पुराना हो गया।
तो आउटडेटेड हो गया, इस तरीके से हो सकता है, तो उसका वेस्ट हो गया, आपको पता है। प्रोसेसिंग वेस्ट, प्रोसेस के दौरान वेस्ट हो गया, तो इस तरीके से बोल रहा है। तो ये बोला जो टाइम वेस्टेज है उसको क्या करना, दूर करना, ये जस्ट इन टाइम का काम है। लेबर वेस्टेज दूर करना। कॉस्ट ऑफ एक्सेसिव इन्वेंट्री, तो एक्सेसिव इन्वेंट्री की कॉस्ट लगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपको इन्वेंट्री कॉस्ट को नील करना है, या एक तरीके से आपको जीरो इन्वेंट्री का एम करना है। पर फिर भी कुछ ना कुछ इन्वेंट्री कॉस्ट तो होती है, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली, लेकिन यहाँ पे एम क्या है वो देखना है। तो टाइम वेस्टेज नहीं हो, लेबर वेस्टेज नहीं हो, कॉस्ट ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री नहीं हो, तो ऑल ऑफ द वो। अब देखिए आप इसको लिमिटेशन के फॉर्म में भी ले सकते हो। क्यों? टाइम वेस्टेज हो सकता है, क्या पता जो सप्लायर है रिलायबल वो आपको मटेरियल अवेलेबल नहीं करवा पाए, क्या पता कोई पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी हो गई या कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन हो गई जिससे मेटल अवेलेबल नहीं हो। जैसे मैंने अभी बोला कि कोविड-19 आया, कोरोना, तो क्या पता माल की शॉर्टेज पड़ गई हो, लेबर ही नहीं है, तो उस केस में क्या हुआ, आपका गुड्स ही नहीं, यानी कंपोनेंट ही नहीं मिल रहा है आपको, तो आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर ही नहीं पाओगे, टाइम वेस्टेज हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्सेसिव इन्वेंट्री, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है। या फिर आपके पास इन्वेंट्री बहुत सारी पड़ी हुई है लेकिन वो आउटडेटेड हो गई, अब वो गोडाउन में पड़ी पड़ी ख़राब हो गई, ये भी हो सकता है। तो फालतू की एक्सेसिव इन्वेंट्री की कॉस्ट लग गई, तो वो लिमिटेशन वाले पार्ट में भी आ सकता है। लेकिन एम में हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंट अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं, और टाइम वेस्टेज क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेबर वेस्टेज हटा सकते हैं, और जो एक्सेस इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। या हम ये करना चाहते हैं कि इन्वेंट्री कॉस्ट ना हो, तो 13 का क्या आएगा, डी आएगा। अब 14 देखिए क्या बोल रहा है, जस्ट इन टाइम डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए आपको पता है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग आती है, ठीक। आप ये सोचिए कि हाई इन्वेंट्री प्रोडक्शन नहीं आता इसमें, क्यों? क्योंकि जब भी ऑर्डर आया कस्टमर से, याद रखना, कस्टमर से ऑर्डर आया किसके पास, मैन्युफैक्चरर के पास, तब जाके ही वो रॉ मटेरियल के सप्लायर से क्या करेगा, कंपोनेंट खरीदेगा। तो उस केस में क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर इतना प्रोडक्शन करेगा ही नहीं, मैन्युफैक्चरर जब जब ऑर्डर मिल रहा है उसके हिसाब से बैचेज में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए हाई इन्वेंट्री प्रोडक्शन गलत है, जस्ट इन टाइम में ये नहीं आता, तो हम बोल सकते हैं आपका आंसर क्या होगा, 14 का बी होगा, हाई इन्वेंट्री प्रोडक्शन इसमें नहीं होगा। फास्ट थ्रोपुट मैन्युफैक्चरिंग, तो ठीक है ये तो जनरली होगी। थ्रोपुट मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, जैसे ही ऑर्डर आया उस हिसाब से आप क्या कर रहे हो, सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, तो रिलायबल सप्लायर होना चाहिए, वो जल्दी से आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाने वाला होना चाहिए, जिससे आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो और आप फटाफट कस्टमर का ऑर्डर पूरा कर दो। बैच साइजेज ऑफ 1, इसका मतलब सिमिलर बैच होने चाहिए। आपको पता है कि अगर आप 20,000 के लॉट में कर रहे हो तो 20,000 20,000 20,000, हाँ ये नहीं कि आप बल्क में एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे मान के चलो कि आप 10 लाख क्या करते हो ईयर में मैन्युफैक्चर करते हो टीवी, तो ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो पर्टिकुलर 2 ऑर्डर में यानी 5-5 लाख की टीवी बना रहे हो, यानी 5 लाख टीवीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जब भी आपके पास ऑर्डर आ रहा है, मान के चलो कि 50,000 का, तो आपको ये पता रहता है कि हर बार जनरली बल्क में आपके यहाँ 50-50 का ऑर्डर आता है, तो बैच साइज़ क्या हो गई, सिमिलर हो गई, 50-50-50। तो जब जब आपके पास ऑर्डर आ रहा है तब तब क्या कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चर करते जा रहे हो, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जस्ट इन टाइम में नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होता है, बैच साइजेस आपका कम का रहता है लेकिन वो जनरली इक्वल रहता है, ऐसे बोल सकते हैं। 15, विच एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इज अफेक्टेड द मोस्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग JIT, ठीक। और एक और चीज़ याद रखना कि मैंने 14 का जो आंसर बोला है वो बी है, क्योंकि क्या इंक्लूड नहीं कर रहा, तो याद रखना हाई इन्वेंट्री प्रोडक्शन इसमें नहीं होता, ठीक। विच एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इज अफेक्टेड द मोस्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग JIT, आपको बोल रहा है कि बिजनेस का कौन सा एस्पेक्ट ज़्यादा इफेक्ट होता है जैसे हम JIT को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए इन्वेंट्री होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो हम इन्वेंट्री चाहते हैं कि हमारे गोडाउन में हो ही नहीं, या मान के चलिए कि गोडाउन हो ही नहीं, जैसे हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं सीधा वो प्रोसेस में आके लग जाए। इसका मतलब आउटपुट का जो ऑर्डर है वो इनपुट के ऑर्डर के बराबर हो, आउटपुट का जो भी ऑर्डर आए उतना ही हमें क्या मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए, हमें फालतू का स्टॉक रॉ मटेरियल का मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए इन्वेंट्री मेन एस्पेक्ट है, तो 15 का आपका क्या हो गया, बी। बाकी सब तो चलते रहते हैं नॉर्मल, वो तो अवेलेबल होते रहते हैं, मेंटेनेंस हो गया, मेन पावर रिक्वायरमेंट, वो तो जनरली होता रहता है, ये बोल रहा है। लेकिन मेन क्या है, जस्ट इन टाइम का इन्वेंट्री। अब 16 में क्या बोल रहा है, एन एडिशनल कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन इज नोन एज AN। ये बोल रहा है कि एक एडिशनल कॉस्ट जो कि किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू लग रही है। तो आपको बता देखिए एडिशनल कॉस्ट, जब भी हम एडिशनल कॉस्ट बोल रहे हैं लग रही है, इसका मतलब एडिशनल आउटपुट के थ्रू एडिशनल कॉस्ट लग रही है, तो वो क्या हो गई, इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गई। अगर हमें पता है कि आउटपुट हमने कम कर दिया और कॉस्ट भी कम हो गई, तो वो डिक्रीमेंटल कॉस्ट हो गई, यही तो हुआ। तो आपको पता है इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल, अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल भी हो सकता है। डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल में चेंज क्या होता है, क्योंकि डिफरेंशियल में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों की बात करते हैं, जबकि हम इंक्रीमेंटल में सिर्फ इंक्रीमेंट की बात करते हैं कि वो बढ़ रहा है। तो एडिशनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, एडिशनल आउटपुट पे
एडिशनल कॉस्ट कितनी लग रही है, एडिशनल लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो गया, प्रोसेस का लेवल एडिशनल बढ़ गया, तो एडिशनल कॉस्ट क्या लग रही है, क्योंकि ये बोला पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, तो कुछ भी कोर्स ऑफ एक्शन होता है, आपने अपनी लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज कर दी, 80 से 100% प्रोडक्शन लेवल कर दिया, आपने अपना सेल का लेवल बढ़ा दिया कि और बेचेंगे तो आपको और आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, इस तरीके से तो आपकी एडिशनल कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, संक कॉस्ट क्या हो गई, जो पास्ट कॉस्ट है यानी आपने पहले खरीदी थी, जैसे मशीनरी खरीद ली तो वो एक तरीके से क्या है, पास्ट कॉस्ट है, हिस्टोरिकल हो गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहे हो तो आपको पता है कि उसकी जो भी कॉस्ट लग रही है उसके लिए आप दूसरे प्रोडक्ट को नहीं बना सकते, तो दूसरे प्रोडक्ट के थ्रू आप जो कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाए वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, क्योंकि आप एक समय में एक ही प्रोडक्ट बना पा रहे हो, दूसरे प्रोडक्ट को नहीं बना पा रहे, तो हमने क्या बोल दिया, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, उसकी जो भी अपॉर्चुनिटी हमने छोड़ दी, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने पास रखी हुई है और उसको हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो पहले प्रोडक्ट को अगर आप बना रहे हो और दूसरे प्रोडक्ट को नहीं बना पा रहे, तो दूसरे प्रोडक्ट की जो भी आपका कंट्रीब्यूशन चलेगी आपके हाथ से वो जनरली क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। अब आपको पता है कि नेट प्रेजेंट कॉस्ट तो क्या है, आज की जो कॉस्ट है जनरली करंट कॉस्ट चल रही है, तो यहाँ पे हम 16 का बोलेंगे सी। 17 देखिए क्या बोल रहा है, ए कॉस्ट इंकर्ड एज consequence ऑफ ए पास्ट इरिवोकेबल डिसीजन एंड दैट देयरफॉर कैन नॉट बी अवॉइडेड इज नोन एज। अब देखिए बोल रहा है कि ऐसी कॉस्ट जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या हो गया, जो अनअवॉइडेड है, या हम बोल सकते हैं कि जो अनकंट्रोलेबल है। अनअवॉइड का तो मतलब यही हो गया ना, अगर कंट्रोलेबल होती तो इसका मतलब क्या, अवॉइड की जा सकती थी, जिसको हटाया जा सकता था, जैसे वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है कि अगर आपको लेबर नहीं लगाने तो नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्शन कम करना है तो उतने जो भी कैजुअल लेबर है, परमानेंट नहीं, जो भी कैजुअल लेबर है हटा दोगे, मटेरियल उतना नहीं खरीदोगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं अवॉइडेबल। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, जो कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जो अनअवॉइडेड है या इरिवोकेबल है, इसका मतलब क्या है, जो रिवोक नहीं की जा सकती। एक बार डिसीजन ले लिया, एक बार कॉस्ट हो गई तो वो हो ही गई, वापस से उसको क्या कर सकते हैं, पीछे नहीं हट सकते। इसका मतलब एक तरीके से ऐसी फिक्स कॉस्ट जो चेंज नहीं होगी, ठीक है, ऐसी कमिटेड कॉस्ट जो हमने दे दी है, हमने अमाउंट दे दिया है, अब वो क्या होगी, एक तरीके से कम नहीं होगी। जबकि वेरिएबल कॉस्ट तो क्या होता है, अगर हमें प्रोडक्शन कम करना है तो उस हिसाब से क्या होता है, यानी आउटपुट कम हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, आउटपुट बढ़ गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जबकि इर्रिवोकेबल का मतलब क्या हो गया कि वो कमिटेड कॉस्ट है जो कि एक तरीके से अनअवॉइडेबल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट। ठीक है, जो पहले ही हो चुकी है, जैसे हमने मशीनरी खरीद ली तो हमें पता है कि अब वो हो चुकी है तो वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनेगी, तो 17 में क्या आएगा आपका सी। इस तरीके से सोचिए। अब देखिए डिक्रीमेंटल मैंने आपको बताया था क्या होता है, और डिफरेंशियल में मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों आता है, और अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता ही दिया। इस तरीके से सोचिए, नहीं तो मैंने कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग की वीडियो में आपको बताया हुआ है, जस्ट इन टाइम के साथ करवाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेलिवेंट कॉस्ट इन डिसीजन मेकिंग। अब देखिए आपको पता है कि ये काम आती है, क्योंकि आपको पता है कि आप सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव देख रहे हो तो ये काम आएगी। रेलिवेंट बेनिफिट बोल दिया। अवॉइडेबल कॉस्ट ये भी काम आएगी क्योंकि आप अवॉइड कर सकते हो, जबकि संक कॉस्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनकंट्रोलेबल है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये तो पास्ट में हो ही चुकी है, तो हम क्या बोलेंगे, ये डिसीजन मेकिंग के लिए काम में नहीं आती। तो 18 का आपका क्या आएगा, डी आएगा। एक मिनट, तो 18 का क्या आएगा आपका, डी। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सुपर मार्केट इज कंसिडरिंग रनिंग ए प्रमोशन ऑन वन ऑफ इट्स वॉशिंग पाउडर ब्रांड्स। बाय डूइंग दिस इट विल नॉट बी एबल टू रन ए कैंपेन ऑन इट्स शैम्पू ब्रांड्स। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हम प्रमोशन किस पे कर रहे हैं, एक सुपर मार्केट क्या कर रहा है, अपना एक प्रमोशन कर रहा है वॉशिंग पाउडर ब्रांड पे। इसको करते ही क्या करेगा, ये अपने शैम्पू ब्रांड से रिलेटेड कैंपेन को रन नहीं कर पाएगा, यानी एक ही चीज़ पे ये प्रमोशन कर पा रहा है, सिर्फ वॉशिंग पाउडर ब्रांड पे। अगर वो शैम्पू ब्रांड पे भी करता तो उस पर जनरली उसको कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता, 50,000 पाउंड का मिलता। पाउंड है यूरो है, पाउंड है हाँ। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इज दिस 50,000 पाउंड। तो मार्जिनल डायरेक्ट एक्टिविटी अपॉर्चुनिटी, तो आपको पता है अपॉर्चुनिटी क्यों, क्योंकि अगर आप ये प्रमोशन को रन करते रहोगे वॉशिंग पाउडर ब्रांड को, तो आप इस वजह से शैम्पू ब्रांड से रिलेटेड कैंपेन को रन नहीं कर पाओगे, जिसके थ्रू आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है आप ये कमा नहीं पाओगे। तो ये एक तरीके से आपका क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट हो गया। तो आप बोल सकते हो कि वॉशिंग पाउडर ब्रांड को चलाने के लिए जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई वो क्या हुई, एक तरीके से 50,000 पाउंड, जो कि आप ये जनरेट नहीं कर पाए शैम्पू ब्रांड को। एक तरीके से शैम्पू ब्रांड को आप चला नहीं पाए, तो वो आपकी क्या हो गई, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट हो गया। और देखिए इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सा पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब देखिए आपको पता है कि डिफरेंशियल कॉस्ट
रेलिवेंट मानी जाती है, क्योंकि आप देखिए मैं जैसे बोलता हूँ फिक्स कॉस्ट भी क्या होती है, ये नहीं होती कि फिक्स कॉस्ट है ना रेलिवेंट नहीं होती, फिक्स कॉस्ट भी रेलिवेंट हो सकती है अगर वो चेंज हो रही है। आपको होता है कि फिक्स कॉस्ट भी कभी ना कभी तो चेंज होगी किसी न किसी लेवल पे, तो वो भी रेलिवेंट हो सकती है। ये नहीं बोलते कि जितनी भी फिक्स कॉस्ट होती है वो इरेलीवेंट होती है, ऐसे नहीं बोलते। तो वैसे ही डिफरेंशियल कॉस्ट तो हमेशा रेलिवेंट होगी, क्योंकि आप होता है उसका नाम ही क्या है, डिफरेंशियल। इसका मतलब या तो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सीधी सी बात। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशियल कॉस्ट हमेशा रेलिवेंट है। और ये भी मैंने बताया था ये टोटल कॉस्ट के बेसिस पे होती है, याद रखना। मार्जिनल कॉस्ट जनरली जो होती है वो किसके बेसिस पे होगी, वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे। जबकि यहाँ पे डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि हम टोटल आउटपुट की बात करेंगे कि आउटपुट में चेंज होने से टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस हुआ वो डिफरेंशियल कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट आर एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, ठीक है। डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्लूड ओनली दोज कॉस्ट विच चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग बीइंग कंसीडर्ड। अब देखिए डिफरेंशियल कॉस्ट में क्या आई, वही कॉस्ट आई जो कि क्या बोल रहा है कि जब हम डिसीजन को कंसीडर करेंगे, यानी हम जब रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे उसको कंसीडर करेंगे, तो किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के चेंज होने से पर्टिकुलर कॉस्ट में चेंज हुआ। इसका मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसके थ्रू मैं बोल रहा हूँ कि टोटल कॉस्ट कितनी है, 20 लाख है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर 1,20,000 आउटपुट हो गया तो कॉस्ट कितनी हो गई, मान के चलिए 23 लाख हो गई। तो जो 3 लाख बढ़ी वो रेलिवेंट है, क्योंकि 20,000 आउटपुट चेंज होने से कॉस्ट कितनी बढ़ी, 20 लाख से 23 लाख हो गई, 3 लाख हो गई। तो वो एक तरीके से आपके डिफरेंशियल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो ए बी सी हम क्या बोलेंगे, डी, ऑल ऑफ दी अबोव। 20 का क्या आएगा, डी आएगा। अब देखिए 21 में क्या बोल रहा है, 21 भी यही है जो मैंने आपको बताया ऊपर। और देखिए मैं डिफरेंशियल कॉस्ट का अलग से पार्ट कवर कर चुका हूँ एक बार पहले भी, जब मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग बताया था उसमें भी, और इसके अलावा मैंने अभी भी कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग में भी डिफरेंशियल कॉस्ट की मीनिंग बताई हुई है, तो जाके देख सकते हैं। देखिए ये बोल रहा है डिफरेंशियल कॉस्ट रेफर्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट दैट अकर ड्यू टू चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। देखिए तो मैंने क्या बताया, किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर रहे हो, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो और 1,20,000 कर दी, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ या सेल्स चेंज हुआ, प्रोडक्शन सिस्टम चेंज हुआ, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ। कहने का मतलब क्या हो गया, पहले आप ए बी सी प्रोड्यूस करते थे, अब आप क्या पता ए बी और डी, क्योंकि आपने सी को हटा दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया और उसकी जगह डी लेके आ गए, ऐसे हो गया। और फ्रॉम द अडॉप्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कोई पर्टिकुलर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन लेके आए, कुछ और एक्टिविटीज़ लेके आ गए, ऐड कर दी, या कुछ एक्टिविटी हटा दी जो कि फालतू की वेस्टफुल थी एक्टिविटी, जिसके थ्रू आपकी कॉस्ट में जो चेंज हुआ वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल कहलाएगा। अब देखिए चेंज है, चेंज का मतलब क्या होता है, वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी, इसलिए डिफरेंशियल में दोनों पार्ट आता है, इंक्रीज भी और इंक्रीमेंटल भी आता है और डिक्रीमेंटल भी आता है। तो इसलिए 21 का आपका ए पार्ट है। अब देखिए ये ब्लैंकेट, ये तो मैंने इतनी बार बताया आपको कि जब भी मैंने ओवरहेड का पार्ट बताया, मैंने आपको बताया ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, जब पूरी आप क्या करते हो, कंपनी की बात करते हो तो कंपनी के टोटल ओवरहेड की बात करते हो, और टोटल ओवरहेड से रिलेटेड एक कोई पर्टिकुलर बेस ले लेते हो। अब जैसे अगर आपने मशीन ओवर ले लिए, तो आपको पता है कि मान के चलिए कि आपके टोटल ओवरहेड कितने थे, 10 लाख थे, और आपके जो मशीन ओवर पूरी कंपनी में, यानी मान के चलो कि जो फैक्ट्री है उस पर जो मशीन ओवर पूरे के पूरे लगे वो कितने लगे, 1 लाख मशीन ओवर लगे। तो 1 लाख 10 लाख अपॉन 1 लाख करोगे तो क्या आएगा, ₹10 आएगा। तो क्या निकल के आया, ₹10 पर मशीन ओवर निकल के आया, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। वन सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द होल फैक्ट्री, पूरी की पूरी कंपनी के लिए। अगर आप डिपार्टमेंटल रेट की बात करते हो तो वह हर डिपार्टमेंट की अलग, कि ए डिपार्टमेंट की मशीन ओवर कितने थे, मान के चलो 20,000 ओवर, और उसके ओवरहेड कितने थे वो अलग निकल गया। तो मान के चलिए जैसे देखो ए और बी डिपार्टमेंट था, तो ए के ओवरहेड थे 6 लाख और बी के थे 4 लाख 10 लाख में से। वैसे ही मशीन और कितने थे उसके, ये मान के चलिए कि 50,000 ए में लगे और बी में 50,000 लगे, तो आपने 6 लाख अपॉन 50 किया 1000 और एक में 4 लाख अपॉन 50,000 किया, तो ए डिपार्टमेंट का अलग निकल गया, बी का अलग, उसे बोलते हैं डिपार्टमेंटल। और ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, टोटल। टोटल मतलब क्या हो गया, आपने 50-50 अलग किया ही नहीं, आपने पूरे 1 लाख मशीन और ले लिए। और एक मैंने आपको बताया था एबीसी में क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटी, मशीन सेटअप अलग है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अलग है, ऐसे मैंने बताया था आपको, असेंबली का पार्ट अलग है, तो आपने ये देखा था कि हाँ, और देखिए इंस्पेक्शन का पार्ट अलग है, तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, मशीन सेटअप तो नंबर ऑफ मशीन सेटअप, जिसको आप क्या बोलते हो, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर बोलते हो, जिसके बेसिस पे क्या निकल के आती है, रेट ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर निकल के आती है। तो यहाँ पे 22 का क्या आएगा, ए आएगा, ठीक। और मैं पर्टिकुलर नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि नॉर्मल देखिए क्या बोला, रेट विच इज़ ब्लैंक और नील रेट, ऐसे नहीं है, आपने ब्लैंकेट बोल दिया तो इसका मतलब नहीं है कि वो ब्लैंक हो गया, ये गलत है, तो इसलिए अपना ए ही ठीक है। रेट इन विच मल्टीपल ओवरहेड रेट्स आर कैलकुलेट
फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। जनरली इसको डिपार्टमेंटल बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ओवरहेड रेट निकल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। लेकिन ब्लैंकेट मतलब क्या हुआ, पूरी फैक्ट्री या पूरी कंपनी के लिए। ऑलवेज ये मशीन ओवर रेट जरूरी नहीं है, लेबर और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए 23 में क्या बोल रहा है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। देखिए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जब आपने देखा था उसमें मैंने क्या बताया था कि आप सारी कॉस्ट की बात कर रहे हो, मतलब शुरू से लेके प्रोडक्शन को, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन कर रहे हो उसके लिए जो भी प्रोडक्ट क्या कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, डिज़ाइन की कॉस्ट से लेके उसकी एंड कॉस्ट जो भी आ रही है वो सारी की सारी जोड़ोगे तो वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का पार्ट बनेगी। तो आपको पता है आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि जनरली आपको क्या करना है, पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट ढंग से देखनी है, उसकी प्राइसिंग देखनी है कि वो बेनिफिशियल है या नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में सारी की सारी कॉस्ट को कवर करोगे। तो ये बोल रहा है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज समटाइम्स यूज्ड एज ए बेसिस फॉर कॉस्ट प्लानिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाकी सारे देखिए गलत क्यों होंगे। देखिए क्या बोल रहा है, इंक्लूड्स ओनली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर्ड ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। आपको पता है कि आप एक्वायरिंग कॉस्ट भी कवर करते हो, आप प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कवर करते हो, आप इसके अलावा उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कवर करते हो, उसकी बाद की आप क्या करते हो, जो बाद की कॉस्ट है एंड की कॉस्ट उसको भी कवर करते हो, सारी कॉस्ट को कवर करते हो। यहाँ पे क्या बोल दिया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को सिर्फ, सेलिंग को और डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं, उसके बाद उसकी एंड कॉस्ट को भी हम कवर करते हैं, तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। एम्फेसाइजेस कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। अब देखिए क्या बोल रहा है कि किस पे एम्फेसाइज करता है, कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। जनरली ऐसे नहीं बोलता, ये पर्टिकुलर क्या देखना चाहता है कि जो भी पर्टिकुलर आप क्या करते हो, गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो उसकी जो भी कॉस्ट लग रही है शुरू से लेके एंड तक, वो टोटल कितनी आ रही है। तो कॉस्ट प्लानिंग की बात कर रहे हो और प्रोडक्ट की प्राइसिंग मेन है उसकी बात कर रहे हो, तो 23 का आपका क्या आएगा, ए आएगा। फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने जब आपको पीडीएफ कवर कराई थी तो उस पर क्या बोला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ दैट असेट्स ओवर इट्स ऑपरेटिंग लाइफ। जो उसकी ऑपरेटिंग लाइफ है उसके दौरान जो भी कैपिटल कॉस्ट है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने क्या करा, एसी खरीदा, या एसी चिलर बोला था, एयर कूल चिलर बोला था, वो खरीदा। तो आपको पता है कि ये नहीं कि सिर्फ खरीदने की कॉस्ट, उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी आपकी आएगी। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसको ऑपरेट कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, उसकी कॉस्ट भी लगेगी। आपको पता है कि हर साल कुछ ना कुछ उसमें क्या हो सकती है, खराबी हो सकती है, तो आप उसको मेंटेन करते रहते हो। या आपको पता है कि एसी क्या होता है, एक तरीके से आपका 6 महीने चल रहा है, 6 महीने नहीं चल रहा, तो जब नहीं चल रहा उसके बाद आप जब भी चलाओगे तो आपको कुछ ना कुछ उसको सही करवाने के लिए तो लगाना ही पड़ेगा, एक्सपेंस करना ही पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग की कॉस्ट हो गई, आपकी ऑक्यूपेशन की कॉस्ट हो गई। मैंने एयरलाइंस का बताया था, आपको बताया कि एयरलाइंस क्या करती है, फ्यूल ये सब कुछ खर्च करती है। ये थोड़ी एक बार एयरप्लेन खरीद दिया उसके बाद कुछ कॉस्ट नहीं लगेगी, उसके बाद जो भी फ्यूल ये लग रहा है वो ऑपरेटिंग की कॉस्ट का पार्ट बन गया। फिर कॉस्ट और बेनिफिट, यानी जो भी जनरली कॉस्ट लग रही है जब भी उसको डिस्पोज करोगे उसकी एंड लाइफ पे, या उससे जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो अगर लेस कर दोगे जनरली, लेकिन उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसकी जो भी टोटल कॉस्ट आ रही है उसकी पूरी लाइफ के दौरान जितने भी फ्यूचर कॉस्ट है उसको हम किससे रिड्यूस करेंगे, आज के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने बताया था 1/1+R। जैसे आप कैपिटल बजटिंग में लेते हो उसके हिसाब से हम डिस्काउंटिंग टेक्निक के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। ये बताया था मैंने आपको। तो आप देख सकते हैं कि एक तरीके से वो कॉस्ट प्लानिंग के लिए काम में आएगा और प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए काम में आ जाएगा। तो ये नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही आ रही है, उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट भी आ रहा है, एक्वायर का पार्ट भी आ रहा है आपका, और लास्ट की कॉस्ट भी आ रही है। ठीक, वैसे देखिए यहाँ पे देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन उसके अलावा भी आती है कॉस्ट। यही नहीं कि सिर्फ ये 3 आती है, लास्ट वाली एंड कॉस्ट भी जनरली आती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं 23 का आपका ए पार्ट है। अब देखिए टारगेट कॉस्टिंग की बात कर रहा है, तो उसमें जनरली मैंने आपको बार बार बताया कि आप क्या करते हो, एक तरीके से मार्केट के थ्रू प्राइस लेते हो, मतलब एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस तय करते हो। जो भी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो, ठीक है, और उस हिसाब से आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो, उसमें से अपना प्रॉफिट मार्जिन हटा देते हो और उस हिसाब से कॉस्ट को कंट्रोल करने की करते हो। तो टारगेट कॉस्टिंग में क्या बोल रहा है, द मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज टेकन एज गिवन। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट में जो दे रखी है उसके हिसाब से लोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप प्राइस टेकर हो, आप प्राइस मेकर नहीं हो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो उस केस में क्या करोगे, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट या मार्केट के अकॉर्डिंग, तो मतलब मार्केट की जो भी डिमांड और सप्लाई है उसकी फोर्सेस के थ्रू जो भी प्राइसेस होती है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, प्राइस लेते हो, प्राइस टेकर हो आप। ये मैंने आपको टारगेट कॉस्टिंग में भी बताया हुआ है, तो वहाँ जाके देख लेना। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा ए। अब देखिए क्या बोल रहा है, ओनली रॉ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड कैन नॉट एक्सीड ए थ्रेशोल्ड टारगेट।
देखिए टारगेट आप कब सेट करते हो, आपको पता है कि पहले आपको सेलिंग प्राइस सेट करनी है, फिर आपको उसमें से प्रॉफिट का पार्ट सेट करना है। जैसे ही लेस करोगे तो टारगेट कॉस्ट निकल के आएगी। अब आपकी जो पहली एक्चुअल कॉस्ट आ चुकी है मान के चलिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी पास्ट की जो कॉस्ट इंकर हो चुकी होती है, उसके बेसिस पे आप टारगेट कॉस्ट आप सॉरी उसके बेसिस पे नहीं, आप सेलिंग प्राइस के बेसिस पे टारगेट कॉस्ट देख लेते हो, और पास्ट की जो आपकी कॉस्ट हो चुकी होती है एक्चुअल कॉस्ट, अब आप देखते हो कि जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे हमें इस बार कम लेके आना है टारगेट कॉस्ट, लेकिन क्या पता आप अपने टारगेट पे पहुंच नहीं पाओ। ठीक है, अब रियल में जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट आई इस बार वो ज़्यादा आ गई, तो कहाँ पे कमी रह गई थी वो सुधार करने की आप कोशिश करोगे, ये होता है जनरली। तो ये देखिए बोल रहा है कि ओनली रॉ मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड कैन नॉट एक्सीड ए थ्रेशोल्ड टारगेट। तो ऐसा नहीं है, जो भी अपना थ्रेशोल्ड टारगेट है उससे ज़्यादा भी वो पहुँच सकती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ओनली रॉ मटेरियल कैन नॉट एक्सीड ए थ्रेशोल्ड टारगेट। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा टारगेट है उससे कम ही रहे कॉस्ट, या उसके इक्वल रहे, हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमने जो टारगेट कॉस्टिंग तय की है वो किसके हिसाब से तय की है, मार्केट की सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट को देखते हुए लेस करने के बाद जो भी टारगेट कॉस्ट तय की है उतनी ही हमारी रहे, उससे ज़्यादा हमारा रॉ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ना हो सके। पर देखिए यहाँ पे गलती क्या है कि सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड ले लिया। जब भी हम इनडायरेक्ट ओवरहेड की बात करते हैं तो उसमें तो देखिए आपका वेरिएबल भी आ सकता है और आपका फिक्स भी आ सकता है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि देखिए जैसे मेरा फैक्ट्री का ओवरहेड है तो उसमें क्या हो सकता है, मेरा वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। वैसे ही मैं क्या बोलूँगा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकता हूँ, उससे पहले मैं आपको बोल सकता हूँ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितने भी मैं बात करूँगा वो सारा ले सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें फिक्स का पार्ट भी ले सकता हूँ। अब देखिए इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल ले लिया, ये भी गलत हो गया। इसी तरीके से बोला रॉ मटेरियल आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये नहीं है, क्योंकि देखिए मेन कंटेंट यही है, क्योंकि आगे जब आप मीनिंग भी देखोगे तो वो यही है, आगे चाहे देख लेना, इसलिए 24 का आपका ए ही आएगा। अब देखिए 25 उसमें क्या बोल रहा है, टारगेट प्राइसिंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड टू मैच्योर लॉन्ग एस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स, कंसीडर शॉर्ट टर्म वेरिएबल कॉस्ट एंड एक्सक्लूड फिक्स कॉस्ट, is often used when costs are difficult to control and is a pricing strategy used to create competitive advantage। अब देखिए मैंने आपको बताया टारगेट प्राइसिंग कहाँ पे होती है, जहाँ कंपटीशन है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, जहाँ पे आपको पता है कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के थ्रू क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर प्राइस तय हो रही है, और उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस तय कर रहे हो, ये हो गया। तो इसका मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पहले से ही एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस पता चल गई, आपने कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट समझ ली, आपने मार्केट की डिमांड समझ ली, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी क्या कर दी, प्राइस सेट कर दी मार्केट के अकॉर्डिंग, जो कि और कॉम्पिटिटर नहीं कर पाया, क्या पता, क्योंकि आपने पहले से ही टारगेट प्राइसिंग का पार्ट ले लिया। क्या पता वो ट्रेडिशनल प्राइसिंग ले रहा है, तो उस केस में वो क्या कर रहा है, पहले कॉस्ट देख रहा है, जबकि आप पहले क्या देखते हो, प्राइस देखते हो। आप पहले प्राइस देख रहे हो, उसके बाद उसमें प्रॉफिट का पार्ट देख रहे हो, और वो लेस करने के बाद आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हो। जबकि आप देखोगे कि जो ट्रेडिशनल होता है उसमें क्या होता है, पहले कॉस्ट देखते हैं, फिर प्रॉफिट देखते हैं कि उसमें कितना मार्कअप होगा, यानी कितना प्रॉफिट जोड़ा जाएगा, उसके हिसाब से क्या सेलिंग प्राइस हमें रखनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी सेलिंग प्राइस मार्केट से भी ज़्यादा हो जाती है, जबकि आपको पता है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो हम मार्केट से ज़्यादा सेलिंग प्राइस पे बेच ही नहीं सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मार्केट की सेलिंग प्राइस लोगे, उसमें से प्रॉफिट सोच लोगे अपना, और उस हिसाब से अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की करोगे। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो आप कॉस्ट को कंट्रोल करने का एफर्ट कर सकते हो, ये सारा पार्ट आ गया। तो एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिससे आप कॉम्पिटिटर से एडवांटेज उठा सकते हो। तो 25 का क्या आएगा, आपका डी आएगा। अब आपको बोला 26, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ काइजन कॉस्टिंग डिफर फ्रॉम टारगेट। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया था थर्ड वाले नंबर पे, तो मैंने गलती से ये 2 बार कवर कर लिया, तो मान के चलिए आपके 34 क्वेश्चन नहीं है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि मैंने आपको बताया। देखिए ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, तो सेम है ये, ठीक, आप चाहे पढ़ के देख लेना, सेम टू सेम है। सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा का था, तो कभी कभी मिस्टेक से दो हो जाते हैं, कोई बात नहीं, पर फिर भी क्या है कि ये मत सोचना कि ये हमें आया नहीं, और किसी ने अगर है ना दोनों में गलत गलत ऑप्शन दिए होंगे तो इसका मतलब क्या है, वो ढंग से पढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो ये 26 में ही बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ काइजन कॉस्टिंग डिफर फ्रॉम टारगेट। तो देखिए वही हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा, बी में वही ऑप्शन, सी में वही और डी में वही, तो आपका इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। अब 27 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग कॉस्ट अराइज इन रिलेशन टू प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे यही बोल रखा है, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये लाइफ साइकिल कॉस्ट से रिलेटेड ही है। वैसे जनरली इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलेंगे,
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट, जो कि मैंने आपको नहीं कराई और मैंने आपको बोला था कि मार्केटिंग में कराऊंगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि मैंने आपको क्या बताया कि शुरू से लेकर एंड तक की कॉस्ट। तो देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट भी आएगी, डिज़ाइन की भी आएगी। जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम कॉस्ट, याद रखना। रिसर्च की, डिज़ाइन की, टेस्टिंग की, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम कॉस्ट बोलते हैं। जैसे जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम कॉस्ट। देखिए यानी यह रख लेना कि जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ अपस्ट्रीम कॉस्ट का पार्ट, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन से पहले वाली कॉस्ट। तो देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग का पार्ट आ गया, तो ये जनरली अपस्ट्रीम कॉस्ट का पार्ट आ गया। चलो मैं टेस्टिंग कॉस्ट की भी अगर बात कर रहा हूँ, तो टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट बन चुका है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ट्रायल कर रहे हो। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में देखोगे तो टेस्टिंग अपस्ट्रीम नहीं होगी, टेस्टिंग डाउन स्ट्रीम होगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट बन गया उसके बाद की कॉस्ट। तो देखिए प्रोडक्ट के बनने से पहले वाली कॉस्ट अपस्ट्रीम, और प्रोडक्ट के बनने के बाद वाली कॉस्ट, जैसे आप एडवर्टाइजिंग करते हो, ठीक है, आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की करते हो। तो जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी, अभी जैसे हम कोविड-19 बोल रहे हैं, तो हमें पता है कि कोरोना से रिलेटेड आपकी वैक्सीन नहीं आई, लेकिन कुछ मेडिसिन आ गई हैं, ये बोलते हैं। तो जैसे ही मेडिसिन आई, ठीक है, तो मेडिसिन का क्या होगा, क्लिनिकल ट्रायल होगा। तो जो क्लिनिकल ट्रायल होता है वो क्या कहलाती है, डाउन स्ट्रीम कॉस्ट कहलाती है, क्योंकि मेडिसिन बन चुकी है, उसके बाद उसका क्या हो रहा है, ट्रायल हो रहा है। ठीक, तो वो एक तरीके से क्या कहलाएगी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया गलती से, क्योंकि अपस्ट्रीम कॉस्ट से रिलेटेड जो मैं क्लिनिकल ट्रायल बोल रहा हूँ, अपस्ट्रीम कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि आपका अभी तक वो प्रोडक्ट पूरा बन के बाहर नहीं निकला। क्योंकि आपको पता है कि अगर क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होगा तब जाके क्या होगा, बाद में जाके आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू या एक तरीके डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू लोगों को बेच पाओगे। तो बस इतना सोच लीजिए, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्शन से पहले वाली जो भी कॉस्ट है वो अपस्ट्रीम है। तो आपको पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग और टेस्टिंग भी आपकी अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम ही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर टेस्ट कर रहे हो। उसके बाद अगर आप एडवर्टाइजिंग का पार्ट कर रहे हो तो वो जनरली आपकी डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि गुड्स आपका बन चुका है तब जाके आप एडवर्टाइजिंग कर चुके होंगे। और बीच की जो कॉस्ट है वो जनरली मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, क्योंकि गुड्स बन रहा है। तो आपको पता है कि अगर हम इनपुट की बात करते हैं तो हम रॉ मटेरियल लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि उससे पहले आप क्या कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, डिज़ाइनिंग का पार्ट देख रहे हो। तो डिज़ाइनिंग की स्टेज आ गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आ गई, तो वो आपकी अप स्ट्रीम की कॉस्ट का पार्ट आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करा, रॉ मटेरियल ले लिया, आपको पता चल गया कि यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू कि हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए, डिज़ाइनिंग का हमें पता चल गया, तो हमें पता है कि कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए। अब उसको हमने प्रोसेस में लगा दिया तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगी। उसके बाद क्या होगी, आपकी डाउन स्ट्रीम कॉस्ट आएगी, क्योंकि जैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आएगी, पैकिंग कॉस्ट जनरली बोल सकते हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ जाएगी। वो सारी की सारी आपकी क्या कहलाएगी, डाउन स्ट्रीम कॉस्ट कहलाएगी। तो अप स्ट्रीम प्रोडक्शन से पहले, और जो डाउन स्ट्रीम है वो प्रोडक्शन होने के बाद वाली कॉस्ट। बस इतना सोच लीजिए, सिंपल पार्ट है। तो जो क्लिनिकल ट्रायल वाला पार्ट है ना, वो आपका जनरली क्या आएगा, अप स्ट्रीम में आएगा। एक गलती ये हो गई थी मेरे से, तो मैंने अभी सही कर दी, क्योंकि मुझे वापस से फालतू के लिए वीडियो एडिट करनी पड़ती इस पर्टिकुलर लाइन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सारा पार्ट आएगा। जब भी हम किसकी बात करते हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो ये बोला इन कैलकुलेटिंग द लाइफ टाइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच ऑफ द अबोव आइटम्स वुड बी एक्सक्लूडेड, कौन सा एक्सक्लूड किया जाएगा। तो आपको पता है ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली नहीं, सेकंड एंड थर्ड ओनली नहीं, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली नहीं, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि बोल रहा है कि कौन सा एक्सक्लूड किया जाएगा। तो हम तो क्या बोलेंगे, सारे के सारे आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, नन ऑफ दी अबव, कि कोई सा भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, सारा का सारा लाइफ साइकिल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका डी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कौन सा एक्सक्लूड किया जाएगा। अब देखिए 28 में देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एम्स टू अंश्योर दैट ए प्रॉफिट इज जनरेटेड ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ ए प्रोडक्ट। तो जनरली यही तो है, तभी तो हम क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी कॉस्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि जो भी पर्टिकुलर हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी हम मशीनरीज खरीद रहे हैं, उससे रिलेटेड हम सारी कॉस्ट को कवर कर रहे हैं जो पूरी लाइफ के दौरान हो रही है। इसलिए उनकी फ्यूचर कॉस्ट को हम क्या कर रहे हैं, आज की प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। जो भी हमें फ्यूचर कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला मैंने एसी खरीदा और वो कितने का पड़ा, 20,000 का पड़ा, उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट कितनी लगी, 2,000 लगी, 22। फिर मुझे पता है कि जनरली उससे रिलेटेड मेंटेनेंस की कॉस्ट हर साल कितनी लगेगी, मान के चलो 10 साल तक यूज़ करूँगा तो 2,000 लगेगी। तो 2,000 इंटू 10 कितना हो गया, 20। तो 22 प्लस 20 कितने हो गए, 42। इस तरीके से हो गया। अब इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि उसको हटाने की मेरी कॉस्ट क्या लगेगी, मान के चलो 5,000 लगेंगे, तो टोटल मिला के 47। उस 47 को जनरली मैं क्या बोल रहा हूँ, आज के हिसाब से कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो फ्यूचर कॉस्ट है इसको आज मैं प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से डिस्काउंटिंग लगा के कन्वर्ट करूँगा
और उसके बेसिस पे देखूंगा कि उससे मुझे क्या प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। ऐसा देख सकते हैं अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, हमें बेचना है, तो उससे रिलेटेड हम सारी कॉस्ट को कवर कर रहे हैं। जैसे ऊपर हमने देखा, तो देखिए क्या क्या कर रहे हैं हम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट। वैसे ही हम मशीनरी की अगर बात कर रहे हैं तो मशीनरी से रिलेटेड उसकी एंड लाइफ की कॉस्ट को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, फिक्स असेट से रिलेटेड कॉस्ट के में भी, पार्ट में भी। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपका ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टेक्स इनटू अकाउंट ऑल कॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी स्पेंट ऑन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये बोल रहा है कि इसको नहीं लेते हो आप, तो ये गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेप्शन तो होता ही नहीं है, इसमें सारी कॉस्ट कवर करते हो, तो एक्सेप्शन का पार्ट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। हमें पता है कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हमने अभी भी लिया है ऊपर ऊपर, जबकि ये एक्सेप्शन बता रहा है। हमने यहाँ पे लिया ना इसको, डिज़ाइन को भी लिया और डेवलपमेंट को भी लिया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 28 का सेकंड पार्ट रॉन्ग हो गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ओनली स्टेटमेंट 1। तो 28 का आपका क्या आएगा, बी आएगा। अब देखिए 29, ए कंपनी इज डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट एंड एक्सपेक्ट टू सेल 4000 यूनिट्स पर ईयर ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। द लाइफ टाइम कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट आर। अब आप देख सकते हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कितना हुआ, 50,000 रुपीज़ हुआ। मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हो ₹5 पर यूनिट। एंड ऑफ लाइफ कॉस्ट कितनी है, 10,000। व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट। अब आपने बोला था सर कि हमने ये तो क्वेश्चन किया ही नहीं, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि पूरी आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट कवर करनी है लाइफ साइकिल। तो आप देखिए 50,000 की कॉस्ट तो शुरू की लग गई, तो ये 50,000 तो आएगी। फिर देखिए आप बोल रहे हो मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट लगती है वो कितनी लगती है, ₹5 पर यूनिट लगती है। आप बताइए कि आप 4,000 यूनिट हर साल बनाते हो, ये मान के चल रहे हो, एक्सपेक्ट टू सेल कि 4,000 यूनिट बेचोगे, तो यानी इतनी आप बनाओगे। अब कितने साल तक, 5 साल तक। तो 4,000 इंटू 5 कितनी यूनिट हो गई, 20,000 यूनिट हो गई। और आपको पता है कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, ₹5 पर यूनिट। तो 5 साल की जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी, 1 लाख लगेगी। तो 50,000 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग की कितनी है, 4,000 इंटू 5 के हिसाब से 20,000 यूनिट बेचोगे 5 साल में, और हर यूनिट की कॉस्ट है ₹5, तो इंटू 5 करोगे 1 लाख। और एंड ऑफ लाइफ कॉस्ट कितनी है आपकी, 10,000। तो 1 लाख कितनी हो गई है, 60,000। अब आपको पता है कि 1,60,000/4 नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। आपको पता है कि आपने 4,000 इंटू 5 करा, मतलब 20,000 यूनिट। तो 1,60,000/20 करके देख लेना कितना निकल जाएगा, ₹8 पर यूनिट निकल के आ जाएगा। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट आपकी कितनी आई है, ₹8 पर यूनिट आई है। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं लिया गया था, क्योंकि जनरली ये किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे नहीं लिया गया। अगर क्वेश्चन में बोलता तो उस हिसाब से हम कवर कर लेते, और आज के हिसाब से देख लेते कि क्या जनरली प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आप ले रहे हो वो क्या ले रहे हो, आने वाले 5 साल के लिए जनरली ले रहे हो। आपको पता है कि चलो इस साल तो आपकी कितनी होगी, 4,000 बिकेगी, लेकिन आप अगले साल भी 4,000 मान रहे हो, उसके अगले साल भी 4,000 मान रहे हो, उसके अगले साल भी 4,000 मान रहे हो। इस तरीके से आप 5 साल तक मान के चल रहे हो। तो आपको पता है कि उन 5 साल के दौरान आपकी 20,000 यूनिट बिकेगी, और हर यूनिट को बनाने की ₹5 की कॉस्ट लग रही है। तो इसका मतलब 1 लाख रुपीज़ आपके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के इंकर होंगे। तो टोटल मिला के आपके हो गए 1,60,000 अपॉन क्या करोगे, 20,000 यूनिट, तो ₹8 पर यूनिट आएगा, और आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब 30 वाला देखिए ये क्या है कि लोग पढ़ते हैं और इसको गलत कर देते हैं, जबकि ये क्या है, टारगेट कॉस्टिंग का पार्ट है। पढ़ के देखिए मीनिंग क्या बोल रहा है, ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डिटरमाइनिंग द कॉस्ट एट विच ए प्रपोज प्रोडक्ट विद स्पेसिफिक फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी मस्ट बी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू जनरेट द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एट द प्रोडक्ट्स एंटीसिपेटेड सेलिंग प्राइस बेस्ट डिफाइन। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक स्ट्रक्चर अप्रोच जिसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे एट विच ए प्रपोज प्रोडक्ट, जिसमें एक स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे फॉलो किए हुए, क्वालिटी भी एक तरीके से अच्छी होगी, ये बोल रहा है, इन ऑर्डर टू जनरेट द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एट प्रोडक्ट्स एंटीसिपेटेड सेलिंग प्राइस। तो देखिए आ गया ना, एंटीसिपेटेड तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया, जैसे ही वो लेस करोगे तो उस बेसिस पे आपकी क्या निकल के आएगी, टारगेट कॉस्ट डिटरमिन होगी। तो यहाँ पे इसकी जो मीनिंग का आंसर होगा वो क्या होगा, यानी डेफिनेशन क्या होगी, टारगेट कॉस्टिंग की ये। तो 30 का आपका क्या होगा, बी होगा। इस तरीके से देखिए सिंपल आ जाते हैं कभी कभी, मैंने इसलिए मोस्टली ज़्यादातर सारे के सारे कवर कर रखे हैं। मुझे इसको सर्च करने में मान के चलिए कि यानी इन सारे क्वेश्चंस को 6 से 7 घंटे लग गए, ताकि आपको मैं पर्टिकुलर जितने भी हो सके वो कवर करवा सकूं। क्योंकि आपको पता है कि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, और पास्ट ईयर से रिलेटेड इसके कंटेंट आपको यानी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि नए टॉपिक हैं। तो इसलिए मैंने क्या करे, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराने की कोशिश की है। अब देखिए बोल रहा है कानबान इज़ एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि वो किससे रिलेटेड है,
सिग्नलिंग व्हेन इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट बैच। आप सोचिए कि जब भी आपका पर्टिकुलर आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो कानमान क्या बता रहा है, आपको सिग्नल दे रहा है कि आपकी स्टॉक की शॉर्टेज होने वाली है, फटाफट क्या कर लीजिए, मंगा लीजिए, क्योंकि आपके पास पहले से ही इन्वेंट्री नहीं है और आपके पास गोडाउन भी नहीं है मान के चलिए। तो आपको फटाफट जो भी रिलायबल सप्लायर है उससे मेटल मंगा देना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, कानमान कार्ड का यूज़ करते हो। सिग्नलिंग व्हेन इट इज़ टाइम फॉर नेक्स्ट बैच, रिड्यूसिंग सेटअप टाइम, रिड्यूसिंग बैच साइज, इंक्रीजिंग मेटल हैंडलिंग। अब ये बताइए कि सब में रिड्यूस ही तो होगा, सेटअप टाइम रिड्यूस करने का पार्ट हो गया, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा फालतू का एफर्ट नहीं लगेगा। रिड्यूसिंग बैच साइज़, तो आपको मैंने बताया कि पर्टिकुलर छोटे छोटे बैचेज में फटाफट गुड्स प्रोड्यूस होके आ जाएगा, जितना हमें ऑर्डर आया उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बैच साइज़ बड़े बड़े नहीं बन रहे। आपको मैंने ये भी बताया था, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि अगर आप 10 लाख यूनिट साल में प्रोड्यूस कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 लाख और 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हो 2 बार में। जब भी आपके पास ऑर्डर आता है, जैसे अगर आपके पास 50,000 यूनिट का आया ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 50,000 यूनिट का एक बैच क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। फिर अगली बार 50 का या 50 का प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो गई, आपकी बैच साइज़ रिड्यूस हो गई। तो कानमान एक तरीके से क्या कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि हमें एक्सेप्ट पूछा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सही नहीं है, तो अपना आंसर क्या होगा, ये। इंक्रीजिंग मटेरियल हैंडलिंग, देखिए कानमान तो आपको ये बता रहा है कि जब आपकी स्टॉक की रिक्वायरमेंट होगी तभी एक तरीके से क्या हो जाएगा, सिग्नल दे दिया जाएगा, उस हिसाब से स्टॉक मंगा लिया जाएगा, तब जाके आपको क्या करना है, उसको प्रोड्यूस करना है, यानी रॉ मटेरियल तब जाके मंगा लिया जाएगा। तो उस पर्टिकुलर बैच में, नेक्स्ट बैच में वो आपका क्या लग जाएगा, स्टॉक लग जाएगा, आपका सेटअप टाइम रिड्यूस हो जाएगा, बैच साइज रिड्यूस हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन मटेरियल हैंडलिंग थोड़ी बढ़ेगी, बल्कि हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से मटेरियल जब जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तभी हमें अवेलेबल होगा, किसके थ्रू, कानमान सिस्टम के थ्रू। इसलिए बोल रहा है कानमान इज एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो किसको छोड़ के, मटेरियल हैंडलिंग को छोड़ के, क्योंकि हमारी मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, इससे कम होती है, बढ़ती नहीं है, तो ये गलत है। इसलिए हमने आंसर लिया इसका डी। अब 32 में क्या बोल रहा है, द वर्ड कानमान मीन्स। अब देखिए कानमान का मतलब क्या है, लो इन्वेंट्री, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कार्ड। तो मैंने क्या बताया था, कानमान का मतलब क्या होता है, ये कार्ड होता है, तो 32 का मतलब क्या हो गया, सी। तो सिंपल सिंपल भी कभी कभी ले लेते हैं। 33 देखिए क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ JIT सिस्टम। अब देखिए आप सोचिए, मैंने आपको क्या बोला कि JIT सिस्टम होगा, तो अभी कानमान का पार्ट आपने पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि देखिए क्वालिटी, डिलीवरीज ऑन टाइम, इसका मतलब क्या है, जो रिलायबल सप्लायर है उससे जल्दी रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए, बिल्कुल ठीक, ये होना चाहिए। लो सेटअप टाइम, ये नहीं कि क्या है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, मशीनरी को सेटअप कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो नंबर ऑफ़ मशीन सेटअप कम होने चाहिए, लो सेटअप टाइम, बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ये भी ठीक है, आपको पता है कि एम्प्लॉय के आइडियाज़ ये जनरली लिए जा रहे हैं और एम्प्लॉय से ही मेन आप क्या कर रहे हो, काम करवा रहे हो, ये हो गया। जॉब, एक तरीके से उनको जॉब का सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो ये बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग जॉब स्पेशलाइजेशन की कोई नीड नहीं थी JIT सिस्टम में। तो 33 का हम क्या बोलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट, तो हम क्या बोलेंगे 33 का डी। तो देखिए बाकी सारे आ जाएंगे A B C, लेकिन डी नहीं आएगा, ठीक, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, डी। अब 34 देखिए क्या बोल रहा है, देखिए अंडर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, डिजाइन कॉस्ट एटसेट्रा आर कंसीडर्ड एज। देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जिसमें मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन मैंने सही कर दिया था। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रोडक्शन से पहले की जो भी कॉस्ट है, जनरली आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो उससे पहले आप क्या सोच रहे हो कि यार अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए, तो थोड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लेते हैं, डिजाइनिंग पे अच्छा खासा खर्च कर लेते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइनिंग की कॉस्ट, वो सारा पार्ट क्या आएगा, आपका अप स्ट्रीम कॉस्ट। देखिए जैसे आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करते हो, तो वो जनरली क्या करेगी, ऑयल को एक्सप्लोर करेगी, ऑयल को निकालने का काम करेगी, तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सारा काम करेगी और एक्सप्लोरेशन का पार्ट करेगी, तो वो इसकी अप स्ट्रीम कॉस्ट का पार्ट है। उसके बाद उसको क्या करेगी, वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, एक तरीके से रिफाइन करेगी, सही करेगी बिल्कुल ऑयल को, तो आगे जाके एक तरीके से वो पेट्रोल बन पाए, या क्या पता डीजल के काम में आ जाए, या जैसे भी हम बोल सकते हैं कि ऑयल को रिफाइन करके काम में लेगी, तो वो एक प्रोसेस कॉस्ट हो गई, वो एक पर्टिकुलर क्या हो गई, प्रोडक्शन की कॉस्ट हो गई। लेकिन उसके बाद डाउन स्ट्रीम की कॉस्ट क्या हो गई, वो ऑयल को कैसे बेचेगी, तो उसके लिए वो कौन सी मार्केटिंग टेक्निक अपनाएगी, कौन सी एडवर्टाइजिंग टेक्निक अपनाएगी, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजाइनिंग कॉस्ट आपकी अप स्ट्रीम कॉस्ट का पार्ट है, तो 34 का आपका बी पार्ट आएगा, ठीक, ये याद रख लेना। अब 35, हाँ ये देखिए इसमें आपके क्या है, 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको बोल रखा है, ये 5S दे रखे हैं, प्लीज़ मैच द एस टू द करेक्ट डिस्क्रिप्शन, कनेक्ट करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, शॉर्ट, स्ट्रेटन, स्वीप। देखिए जो स्वीप है ना,
इसको आप है ना स्क्रब भी बोलते हैं और शाइन भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे तभी ब्रैकेट में शाइन कवर कर लिया क्योंकि जब मैंने ऑप्शन देखे थे शाइन नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए क्योंकि जब भी मैंने आपको पीडीएफ कवर कराई है काइजन की, जल्दी आते हैं, ये देखिए मैंने आपको ये कवर कराए थे। तो देखिए शॉर्ट में मैंने क्या बताया था, आप जो भी अननेसेसरी आइटम है उसको हटा रहे हो, ठीक है। तो अननेसेसरी आइटम को आप क्या कर रहे हो, रेड लेबल दे रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन से मूव कर रहे हो। या आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ है उसको सस्ती वैल्यू पे बेच रहे हो जो भी फालतू के आइटम है। फिर स्ट्रेटन में क्या बताया था, जो भी एसेंशियल आइटम है वो आपने अपने पास रख लिए और उसको एक तरीके से ऑर्डरली मैनर में, इसका मतलब क्या हो गया, एक स्पेसिफिक जगह पे, आपको पता है कि एक ऑफिस होता है उसमें हर चीज़ अरेंज होती है, टेबल कहाँ पे रहेगा, ठीक है, पर्टिकुलर आपको पता है कि जैसे अगर टेलीफोन है तो वो कहाँ पे रहेगा, फाइल्स कहाँ पे रहेगी। तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में सारा का सारा पार्ट रहा जिससे जो भी स्पेसिफिक टूल्स आइटम है वो आपको एक्सेस हो सके, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है अवेलेबल, जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो सके, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को ढूंढोगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। वैसे ही बोल दिया शाइन, शाइन का मतलब क्या हो गया, वर्क प्लेस क्लीनलीनेस होनी चाहिए जिससे वर्क एनवायरनमेंट में क्या हो, एक पॉजिटिविटी बनी रहे। फिर देखिए यहाँ पे बोल दिया स्टैंडर्डाइज, तो इसमें जनरली ये बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड, जो भी आपने क्लीननेस का पार्ट बोला तो उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए, ठीक है। डे टू डे जो भी बिजनेस ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी आप पार्ट बोल रहे हो कि मेंटेन होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यानी देखिए अगर आपने कुछ भी है ना पार्ट अच्छे ढंग से क्रिएट किया है, यानी आपने स्टैंडर्ड क्रिएट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हो कि कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं रहे, ठीक है, कोई भी एक्सेप्शनल आइटम नहीं रहे जो कि आपका रह गया हो। यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो भी एक्सेप्शनल आइटम अगर है तो उसको आपको हटाना चाहिए, कोई एक्सेप्शनल एक्टिविटी है तो जो भी आपने स्टैंडर्ड फॉलो किए उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर पार्ट हट जाए। तो क्लीनिनेस का जैसे आपने स्टैंडर्ड तय किया तो वो रहना चाहिए एनवायरनमेंट ने, ये बोल दिया। इसी तरीके से बोल दिया यूजेबिलिटी एंड मेंटेनिंग द प्लेसमेंट ऑफ आइटम्स इन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने ऊपर मेंटेन कर लिया, जैसे आपने ऊपर देखा था यहाँ पे इस वाले पार्ट में, स्ट्रेटन वाले पार्ट में, जिसमें क्या बोल दिया, दीज हैव टू बी अरेंज इन एन ऑर्डरली मैनर। अब आपने क्या कर दिया, ऑर्डरली मैनर में इनको रख लिया ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। लेकिन उसके बाद स्टैंडर्ड में आप क्या सेट कर रहे हो कि जो भी पर्टिकुलर आपने ऑर्डर मैनर में रखा है वो ढंग से यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये आपने देख लिया। फिर उसके बाद लास्ट में क्या रहा, सस्टेन का पार्ट आ रहा है। सस्टेन में मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ को ये सारे एनवायरनमेंट के बारे में बताना, उनको कम्युनिकेट करना, एजुकेट करना, ताकि वो सेल्फ कंट्रोल कर सकें और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट बना सके और जितने भी स्टैंडर्ड है उनको वो फॉलो कर सके। तो ये मैंने आपको बताया था। देखिए अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या बोल रहा है, शॉर्ट। तो आप देख सकते हो कि जनरली आपको जब भी शॉर्ट का पार्ट ढूंढोगे, मैं तो फटाफट बता देता हूँ क्योंकि मुझे तो पता है कौन कौन से हैं। तो देखिए ये दिख रहा है फोर्थ का, गेट रिड ऑफ थिंग यू नो लॉन्गर नीड। इसका मतलब क्या था, छांटना, वो चीज़ें चाहिए जो यूज़फुल है या एसेंशियल है, और जो अनयूज़फुल या अनएसेंशियल आइटम है उसको आपने हटा दिया। फिर आपको दे रखा है स्ट्रेटन। स्ट्रेटन का क्या है, गेट ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड पुट एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इसका मतलब क्या है, ऑर्डरली मैनर में आपको क्या करना है, गुड्स को रखना है, एक अरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में, जहाँ पे फाइल्स है, जहाँ पे टूल्स रहते हैं वहीं पे रखना है, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं वो पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक गोडाउन में रखे गए होते हैं, तो आपको वहीं पे रखना है क्योंकि वहीं से आपको फटाफट क्या होता है वो अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप इधर उधर रखोगे तो उस केस में क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और प्रोडक्शन भी टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये बोल दिया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है, काइजन कॉस्टिंग में यही बोला गया। अब देखिए स्वीप का मतलब क्या हो गया, वही क्लीन एनवायरनमेंट रहना चाहिए, एक तरीके से क्लीननेस रहनी चाहिए ऑफिस एनवायरनमेंट में, या चाहे फैक्ट्री की बात कर रहे हैं वहीं पे भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लीन टू इंस्पेक्ट, ये आ गया। अब स्टैंडर्डाइज में क्या दे रखा है, क्रिएट स्टैंडर्ड सो एबनॉर्मलिटीज़ आर ईजिली रिकग्नाइज, ये आ गया। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको 4, फिर बताया 5, उसके बाद बताया मैंने आपको 1, उसके बाद बताया मैंने 2, और सेल्फ डिसिप्लिन में देखिए क्या बोल रहा है, अप्लाई पॉजिटिव टेंशन टू एंश्योर गेन्स आर मेंटेन्ड। अब देखिए थोड़ा टिपिकल हो गया, लेकिन आपको पता है कि जब भी आप क्या बात करोगे, कंट्रोल की बात करोगे, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करोगे, सेल्फ कंट्रोल की बात करोगे, तो वो किस में होगी, एम्प्लॉयज़ में होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अप्लाई पॉजिटिव टेंशन टू एंश्योर गेन्स आर मेंटेन। इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय के थ्रू आप अच्छे ढंग से काम करवा सकें। तो एक तरीके से एम्प्लॉयज़ में क्या होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। वो किसके थ्रू होगी, एक तरीके से एम्प्लॉयज़ को आपने सारे के सारे एनवायरनमेंट का पार्ट बता दिया, उनको पहले से ही स्टैंडर्ड बता दिए और उसके हिसाब से उनको क्या करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर वर्क को करना पड़ेगा। तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी, उस हिसाब से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल है वो अचीव हो पाएंगे। तो 4, 5, 1, 2, 3 ये इसका आंसर होगा 35 का ए।
तो मैंने मोस्टली आपको ज़्यादातर सारे के सारे कवर करवा दिए हैं। अगर कुछ भी रह जाते हैं, अगर आपको दिक्कत होती है, आप नेट पे सर्च करते हो, आपको और भी कुछ मिल जाते हैं क्वेश्चन, तो बताइएगा। तो मैं आपको वो ज़रूर पूरे के पूरे बताने की कोशिश करूँगा। या आपको बहुत ज़्यादा मिल गए 15-20 क्वेश्चन, तो वो भी मुझे दीजिएगा, मैं पर्टिकुलर वो भी आपको कवर करा दूंगा अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के। क्योंकि देखिए नए टॉपिक हैं, जितने आपको मिले उतने अच्छा है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।